my Dora the Explorers. This side Upayawali ma'am Anisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel MentorX. तो बच्चों कल की क्लास में हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के दो इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था विच वॉज योर न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो अब बचते हमारे पास दो सिस्टम्स विच आर योर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. तो इन दोनों ही टॉपिक्स को हम आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं. मुझे उम्मीद है कि कल की क्लास में तुमने जो कुछ भी पढ़ा तुम्हें समझ में आया होगा, तुमने चीज़ों को याद किया होगा और अपने बोर्ड्स एग्जाम्स की तैयारी को और ज़्यादा ऊंची उड़ान में उड़ाया होगा. तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जहाँ पर हम पहले रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है. इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट सेशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू योर बोर्ड्स PYQ. तो फटाफट से जोर शोर से तैयार हो जाओ पेन और नोटबुक के साथ ताकि तुम नोट्स पेन डाउन कर लो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन. तो देखो बच्चों, व्हाट इज रेस्पिरेशन? होता क्या है, एक कहानी है. हमारी बॉडी सिंपली कहानी पे काम करती है. तुमने खाना खाया, तुमने ईज़ा बर्गर कह रही, पिज्ज़ा बर्गर ये सब कुछ भी खाया, उसको डाइजेस्ट किया और डाइजेशन करने के बाद कुछ मोनोमेरिक यूनिट्स बने, जैसे ग्लूकोज बना, अमाइनो एसिड्स बने, बहुत सारी चीज़ें बनी. अब ये सारी चीज़ें ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके जाती हैं सेल में, क्योंकि इन चीज़ों से हमें निकालनी होती है एनर्जी. अब इस एनर्जी को निकालने के लिए हमें फूड का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और ये जो ब्रेक डाउन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है. तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? फूड का ब्रेक डाउन करना इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट भर भर के एनर्जी. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. द breakdown of food in presence or absence of oxygen to generate ATP. क्योंकि हमारी एनर्जी करेंसी तो ATP ही होती है ना. ATP is called रेस्पिरेशन. इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं. लेकिन हमने डेफिनेशन में क्लियर कर दिया, इट कैन बी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इस बेसिस पे रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हो जाते हैं. क्या है वो दो टाइप्स? एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो हियर वी हैव एरोबिक रेस्पिरेशन एंड हियर वी हैव एनएरोबिक रेस्पिरेशन. Now, aerobic respiration, as the name indicates, it is in presence of oxygen. So यहाँ पे breakdown of food in presence of oxygen. ठीक है, हम presence of oxygen में हो जाएगा, and यहाँ in absence of oxygen, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा. यहाँ पर it generates 36 या फिर 38 ATPs. और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे केवल और केवल 2 ATPs are generates only 2 ATPs. ठीक है. अब अगर मैं एग्जाम्पल पूछूं कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो उसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ एग्जाम्पल है हमारा हार्ट सेल. न्यूरॉन, नर्व सेल. यहाँ मैं लिख सकती हूँ मोस्ट सेल्स ऑफ बॉडी. हमारे मोस्टली बॉडी के सारे सेल्स ही एरोबिक रेस्पिरेशन से रेस्पायर करते हैं. बट अगर कोई इसका एग्जाम्पल पूछे तो यहाँ एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, यीस्ट, आवर मसल सेल व्हेन लैक्स ऑक्सीजन. जैसे तुम बहुत ज़्यादा डांस कर रहे हो या तुम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कलोड ज़्यादा उठा रहे हो,
तो उस टाइम पे हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस सर्कमस्टांसेस में भी यहाँ पे क्या परफॉर्म की जाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया? तो हियर वी हैव एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसकी कहानी आगे की जो है उसको समझना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा। होता क्या है, हमने मान लो ये मैं बना रही हूँ थोड़ा डायग्राम, ये एक सेल, ब्लड वेसल, और एक ये सेल। तुम कैसे चले, ऐसे देखो, तुमने जो कुछ भी खाया पिया वो सारा ब्लड वेसल के थ्रू ही ट्रेवल करेगा। तो मानो तुमने खाया ग्लूकोज, ये तुम्हारा ग्लूकोज है, ठीक है। कितने कार्बन का होता है ग्लूकोज? 6 कार्बन का। सो दिस इज योर ग्लूकोज एंड इट इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन का ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करेगा। अब सेल के अंदर एंटर करते ही जो पहली चीज मिलती है वो मिलती है साइटोप्लाज्म। तो ये चला जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, इस 6 कार्बन के कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे बनते हैं 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स। दिस इज 3 कार्बन और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्यों? बिकॉज रिएक्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। यहाँ पे एंटर कितने कार्बन का कंपाउंड किया है? 6 कार्बन का। तो टूटने के बाद भी तो 6 कार्बन होने चाहिए ना। तो यहाँ पे 6 कार्बन को कंप्लीट करने के लिए 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसके ब्रेकडाउन की, इसे एक नाम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। कहाँ हो रही है ये? सेल के साइटोप्लाज्म में। और क्या यहाँ पे ग्लूकोज पूरा टूट रहा है? नहीं, ग्लूकोज आधा टूट रहा है, 3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड यहाँ पे बना है बच्चों, इसे कहा जाता है पाइरुविक एसिड। दिस इज योर पाइरुविक एसिड, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस की खास बात क्या हो गई? दिस इज द पार्शियल ब्रेकडाउन, आधा टूटा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 बातें हैं जो ग्लाइकोलिसिस के बारे में तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली बात, ग्लाइकोलिसिस हो रही है साइटोप्लाज्म में। दूसरी बात, ग्लाइकोलिसिस में पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, 3 कार्बन का कंपाउंड टूट रहा है। तीसरी बात, इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है, इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि सेल में ऑक्सीजन है या नहीं है। दोनों ही सर्कमस्टांसेस में ग्लाइकोलिसिस का होना तो तय है। अब आगे पायरुविक एसिड की किस्मत उसे कहां ले जाएगी, डिपेंड करता है कि सेल के पास ऑक्सीजन है भी या नहीं है। ठीक है, तो 2 कंडीशंस हैं, व्हेन सेल हैव द ऑक्सीजन एंड व्हेन सेल डज नॉट हैव द ऑक्सीजन। तो यहां पर हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल भी है, विच इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, सो अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलती है तो क्या करेगा? ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या करेगा? अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये करता है बच्चों फर्मेंटेशन। अगर नहीं मिलती तो ये करता है फर्मेंटेशन। और अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो इट एंटर्स मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ एंटर करता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स क्या है? ये जो अंदर का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, रुको, ये पूरा पार्ट, this entire part inside mitochondria is the matrix. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर जाएगा। अब ये एंटर क्यों किया है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक साइकिल चलती है, इस साइकिल का नाम होता है बच्चों
क्या होता है इस साइकिल का नाम? क्रैब साइकिल। कहाँ चल रही है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इस क्रैब साइकिल से क्या निकलता है? CO2 निकलता है। इस क्रैब साइकिल से क्या निकलता है? वाटर निकलता है। और इस क्रैब साइकिल से मोस्ट इंपॉर्टेंटली निकलती है ATP। ये बहुत बेसिक भाषा में मैंने तुम्हें समझाया। जब तुम 11th क्लास में मूव ऑन करोगे तो पिक्चर थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होगी। तो तुम्हें ये समझना है, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वहां पर एक साइकिल चलती है मैट्रिक्स में, जिसको हम नाम देते हैं क्रैब साइकिल। ठीक, क्रैब साइकिल की वजह से क्या होता है? यहाँ पे CO2 जनरेट होती है, पानी जनरेट होता है और एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। So this is how entire process of respiration takes place. ठीक, अब ये जो ATP है इसका अमाउंट कितना होगा? It will be 36 या फिर 38। और फर्मेंटेशन में जो ATP निकलेगी इसका अमाउंट कितना होगा? 2 ATP। 2 ATPs। क्लियर है पिक्चर? कहानी समझ में आई? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये वाली कहानी तो समझ ली है, अब हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को। तो बच्चों, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो पहले हमारा ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद क्रैब साइकिल होगी, यानी कि अभी जो हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास 36 से 38 ATPs बन जाएंगे, CO2 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ये क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं फर्मेंटेशन की, जो कि एक एनारोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक ब्रेकडाउन, तो ये होता है बच्चों 2 टाइप्स का। ये होता है 2 टाइप्स का। एक होता है इथेनॉलिक फर्मेंटेशन, और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इथेनॉलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो भी हम अल्कोहल, जो भी लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है वो इंटायरली डेडिकेटेड रहता है फॉर द पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन। तो इथेनॉलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, समझो जरा से बात को। जो हमारा पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। ठीक, अब पायरुविक एसिड होता है बच्चों 3 कार्बन का, इथेनॉल होती है 2 कार्बन का। कैसे पता चला ये वाला पार्ट? क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो यानी कि 3 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो 1 कार्बन कहाँ गया? 1 कार्बन बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, और क्या बनेगा? और बनेगी एनर्जी। ये किसका केस हुआ? ये केस हुआ इथेनॉलिक फर्मेंटेशन का, इस तरीके से। ठीक है, तो इथेनॉलिक फर्मेंटेशन का एग्जांपल क्या है बच्चों? यीस्ट। इसी वजह से वो वाइन, मतलब ये जो अल्कोहल से इनको बनाने में यूज होता है। वही अगर मैं बात करूं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो यहां क्या होता है हमारा पायरुविक एसिड, कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड भी कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। तो यहां से कोई CO2 नहीं निकलेगा, लेकिन यहां से और क्या निकलेगा? यहां निकलेगी एनर्जी। क्लियर? तो ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ह्यूमन मसल्स इन लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी एनसीईआरटी में एक सिंपल सा पैराग्राफ, मतलब एक चार्ट टाइप का दिया हुआ है, जो तुम्हें शायद अब समझ में आ जाएगा कि हमारा जो ग्लूकोज है सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। फिर उसकी जो आगे की कहानी है वो डिपेंड करती है सर्कमस्टांसेस पे। 3 सर्कमस्टांसेस हैं,
1 2 एंड 3। ठीक है, पहला सर्कमस्टेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा बोल रहा है इन लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब थोड़ी सी कमी हो रही है बट कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा उस चीज का भी ध्यान हमें रखना है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो बनेगा CO2 प्लस वाटर प्लस ATP। कितने ATP बनेंगे वो भी लिख देती हूँ, प्लस 36 या फिर 38 ATP। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गई तो बनेगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। अगर थोड़ी सी लैकिंग हो रही है ऑक्सीजन की तो यहाँ बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। क्लियर, समझ में आया? तो हमारे पास ये 3 सिचुएशंस है, ये और ये और एक ये। इसे क्या कहा जाता है? दिस इज ग्लाइकोलिसिस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन है या नहीं है, ये तो होके ही रहेगी। क्लियर, समझ में आया ये वाला पैराग्राफ? अब हमें स्टार्ट करना चाहिए क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे प्रेजेंट होता है, क्या उसका अरेंजमेंट है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो वी आर स्टडिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। एक मान लो ये ह्यूमन का फेस है, ठीक है, जैसे बना है ठीक है। इसके बाद ये गर्दन, वी आर मोर कंसर्न फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहां से हम दिखाएंगे नेजल पैसेज। ये खुद से क्यों चल जाता है ये पेन? ठीक है, ये थोड़ा सा पतला हो गया है। फिर इसके बाद हमें यहाँ बनाना होगा साउंड बॉक्स लाइक दिस। ठीक, इसके बाद ये और नीचे जाएगा ट्रेकिया, it will split and will enter lungs। ऐसे, और लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट है बच्चों? डायफ्राम, डोम शेप्ड। क्लियर? नाउ ये जो ट्रेकिया है जो डिवाइड किया है, ये आगे जाके और डिवाइड करेगा। ये और डिवाइड करेंगे, पूरी ब्रांचिंग बनेगी। इस टाइप से ऐसे ही डिवाइड करेगा। और यहाँ पर फाइनली बनेंगे राउंडेड स्ट्रक्चर्स। इस टाइप से, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर सेक्शन को जूम आउट करके दिखाऊं तुम्हें, मान लो ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन है, ये मैं जूम आउट करके तुम्हें दिखा रही हूँ,
तो कुछ ऐसा रहा होगा कि सबसे पहले आया होगा ट्रेकिया, है ना, ट्रेकिया ने ऐसे डिवाइड किया होगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ने ऐसे डिवाइड किया होगा, फिर फाइनली ऐसे हुआ होगा। इस टाइप से। और यहाँ पर लाइंस होती है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है, सही लग रहा है। अब चलो फटाफट से इसकी लेबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले बाहर के जो होल्स होते हैं बच्चों, जहाँ से हमारी सांस अंदर जाती है बाहर जाती है, उसको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। सो दिस इज नॉस्ट्रल एंड दिस इज नेजल कैविटी। एंड दीज आर नॉस्ट्रल्स। ये क्या है हमारे लैरिंग्स, यानी कि साउंड बॉक्स। ये क्या है ट्रेकिया। ये क्या है फेरिंग्स। इसके बाद ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के बाद ये आ जाते हैं, ट्रेकिया का ही डिवीजन हो जाता है ब्रोंकाइस। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई। ये वाला पोर्शन कहलाता है कार्डियक नोच। दिस इज कार्डियक नोच। कार्डियक नोच वो जगह है जहां पर हमारा हार्ट प्लेस्ड रहता है, यहाँ पे हार्ट थोड़ा सा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद दिस इज द डायफ्राम। और ये क्या है कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। तो अब इस बार इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये वाला जो सेक्शन है। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। ये पार्ट क्या है बच्चों, दिस इज योर ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड करके क्या बनाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई डिवाइड करके क्या बनाती है ब्रोंक्यूल्स, चाहे ये हो चाहे ये हो, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई। तो दिस इज लाइक कि हायरार्की कैसे चलती है, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई, ठीक है। 11th क्लास में जाओगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन लंग्स को, जैसे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती थी, वैसे ही लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ऐसे क्या नाम दिया इसको हमने, प्लूरल मेम्ब्रेन। काम क्या है इसका, प्रोटेक्शन देना, जैसे हार्ट के केस में पेरिकार्डियम होती थी। सो दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सारी चीजें समझ लो। सबसे पहले हवा जाती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद हवा जाती है फेरिंग्स में। तुम्हें याद होगा फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम अपना नेजल वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम आके मर्ज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स के आगे आता है हमारा एल्वियोलाई। लंग्स के बेस पर डायफ्राम होता है जिसकी नॉर्मल शेप होती है डोम शेप्ड एंड इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर मैं ऊपर से देखूं तो हमारे लंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है रिब्स। कैसे, कुछ ऐसे, मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, रब कर दूंगी क्योंकि ज्यादा हौच पौच हो जाएगी। लेट मी मेक इट विथ ऑरेंज कलर। ऐसे मान लो यहाँ पे स्टर्नम होती है, ठीक है।
और यहाँ से ऐसे रिब्स, ऐसे रिब्स बहुत सारी होती हैं, ऐसे अटैच रहती हैं, ठीक है। इस टाइप से अरेंजमेंट होता है, तो उतना मैं नहीं बता रही, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पेयर इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये डायग्राम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सारे पार्ट्स के बारे में मैं बता देती हूँ। हमारे जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी में बच्चों हेयर होते हैं, लोग हेयर की वैक्सिंग, नोज हेयर की वैक्सिंग कराते हैं, विच इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज इसका काम होता है हवा के थ्रू जो भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है उसको ट्रैप कर देना। कभी कभी हम इनहेल करते हैं ठंडी हवा, कभी कभी हम इनहेल करते हैं गर्म हवा, तो उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लाने का काम भी नेजल कैविटी में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स का होता है। तो नेजल कैविटी इंटायर स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो हम थोड़ा सा पहले इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं नेजल कैविटी के बारे में। helps in trapping foreign particles, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करने में यूज होता है। दूसरा, helps bringing inhaled air to नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लाने में हेल्प करती है। इसके बाद फेरिंग्स तो नॉर्मल है, लैरिंग्स की बात कर लेते हैं। पहली बात, लैरिंग्स बना होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेज क्या होता है बच्चों? कार्टिलेज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन बोन्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। जैसे तुम्हारी नोज की टिप्स, इसको कितना भी रब कर लो टूटेगी नहीं। ऐसे तुम्हारा ये जो ईयर का ये वाला पार्ट होता है, ईयर लोब या ईयर पिन्ना, ये सब एकदम इलास्टिक है ना, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इसे कार्टिलेज बोलते हैं। तो इट इज साउंड बॉक्स कॉल्ड एज एडम्स एप्पल इन मेल्स, ठीक है, साउंड बॉक्स होता है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये कार्टिलेजनस है, कार्टिलेजनस, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। फिर आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया की क्या खास बात है कि इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स होती है जो इसकी वॉल्स को कोलैप्स होने से बचाती है। अब जो ट्रेकिया है ना बच्चों, देखो ये ऐसे एक ट्यूब है, एक ये हमारा विंड पाइप है विच इज ट्रेकिया, और इसके साइड में रहता है हमारा फूड पाइप। सो दिस इज ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है, और ये हमारा ट्रेकिया है। तो जब भी हम खाना ऐसे गटकते हैं ना, निगलते हैं, तो चांसेस है कि फेरिंग्स के बाद हमारा जो खाना है वो विंड पाइप में चला जाए। तो विंड पाइप में जाने से रोका जाता है, क्योंकि विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन होता है, एक लिड होती है। इस लिड को हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कवर्स ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। तो जब हम खाना गटकते हैं उस टाइम पे एपिग्लॉटिस विंड पाइप को कवर कर लेता है ताकि विंड पाइप में खाना एंटर ना कर। लेकिन जब हम खाना खाते खाते बात करते हैं, हंसते हैं, तो कभी कभी होता है ना खाना अटक जाता है, वो इसलिए क्योंकि एपिग्लॉटिस फिर कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से किसे ढकूं, क्या ढकूं, ढकूं नहीं ढकूं, उसको समझ नहीं आता है। तो ये कहानी चलती है, ठीक है। बाकी ट्रेकिया के अंदर ऐसे सी शेप्ड की रिंग्स होती हैं, और ये रिंग्स क्या करती हैं, इसको कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है, कोलैप्स होने से बचाती है। इसके अंदर सीलिया होता है, तो कोई अगर पैथोजन अंदर एंटर कर गया तो उसको बाहर एक्सपेल किया जाता है। म्यूकस की लाइनिंग होती है। तो ये जो पॉइंट्स है वो मैं लिख देती हूँ, कवर्ड बाय सीलिया एंड म्यूकस, ठीक है। फिर वही है, ट्रेकिया आएगा, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स के डायमीटर में बस डिफरेंस है। ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर सबसे पतला है। तो ट्रेकिया इज फॉलोड बाय ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स,
एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्विलाई। एल्विलाई कैसे होते हैं? सेक लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे, ठीक है ना। और एल्विलाई को सराउंड करके रखती है हमारी ब्लड वेसल्स। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी आ रही थी ना, वो और कैपिलरीज बना के एल्विलाई के पास आती है। तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ की जो ऑक्सीजन है वो एंटर कर जाती है ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल में जो CO2 है वो एंटर कर जाती है एल्विलाई में। तो ऐसे गैसियस एक्सचेंज होता है एल्विलाई के लेवल पे, ठीक है। सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंज। और ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये होता है बाय पैसिव डिफ्यूजन। कैसे होता है? बाय पैसिव डिफ्यूजन। क्लियर? ओके, चलो ये हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं कि यही सेम चीज प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। हमने जो ट्रांसपोर्ट, मतलब ये जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है, यही रेस्पिरेशन अगर हमें प्लांट्स में कराना हो या बाकी ऑर्गेनिजम्स में कराना हो तो कैसे करा सकते हैं। तो हेडिंग ही डाल देती हूँ, रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं अर्थवॉर्म, तो बच्चों तुम्हें पता होगा कि अर्थवर्म की जो स्किन है ना वो बहुत एकदम गीली होती है, मॉइस्ट होती है। तो अगर किसी की स्किन मॉइस्ट है तो इसका मतलब उसके नीचे ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, तो वहाँ सिंपल डिफ्यूजन से काम चल सकता है। और अगर मॉइस्ट स्किन के थ्रू डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन होती है तो उसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो अर्थवर्म में क्या होती है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है थ्रू मॉइस्ट स्किन, स्किन के थ्रू, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, मान लो एग्जांपल 2 हम किसका लें? फिशेस का। तो फिशेस में किससे होती है? बाय गिल्स। इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब थ्रू गिल्स। क्लियर? तीसरा एग्जांपल लेट्स सपोज ले लो फ्रॉग का। तो फ्रॉग में तो मल्टीपल तरीके हैं। फ्रॉग कैसे करता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसके बाद क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसके बाद ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, एक और होती है बक्कोफेरेंजियल, बट इतना तुम्हारे को डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। पल्मोनरी बाय लंग्स, क्यूटेनियस बाय मॉइस्ट स्किन, एंड ब्रैंकियल बाय गिल्स, ठीक है। तो इसमें लंग्स से भी होती है, अब हमारे अंदर भी पल्मोनरी मिलेगी क्योंकि लंग्स से हो रही है, और मॉइस्ट स्किन। लेकिन जो गिल्स वाली रेस्पिरेशन है वो मिलती है इन टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा है बच्चों वो पूरी तरीके से पानी में रहता है, और पानी में रेस्पायर करने के लिए यू रिक्वायर गिल्स। तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन फ्रॉग्स के केस में उनके गिल्स में होती है। समझ में आया? ये है वो तरीका। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, लेट्स सपोज एग्जांपल 4 प्लांट्स है। तो एग्जांपल 4 में क्या, एग्जांपल 4 यानी कि प्लांट्स में क्या है? लिख लो प्लांट्स। तो यहाँ पे जैसे इसका ग्रीन लीव्स है, अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से करता है। अगर लीव्स हुई तो कैसे होगा, और अगर वुडी स्टेम हुई तो कैसे होगा? तो अगर लीफ होती है बच्चों तो हो जाता है बाय स्टोमेटा,
याद है ना, कल की क्लास में हमने स्टोमेटा का डायग्राम बनाया था। गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स ओपन क्लोज करते हैं, और उस ओपनिंग एंड क्लोजिंग से ही ट्रांसपिरेशन भी हो जाता है एज वेल एज गैस का एक्सचेंज भी हो जाता है। वही अगर मैं बात करूँ वुडी स्टेम की, तो जैसे वुडी ये स्टेम है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, ब्राउन कलर है मान लो, ये यहाँ पे ऐसे छाल होती है ना, जैसे नीम का पेड़ में तुमने देखा होगा, अजीब से ऐसे बार्क जिसको हम बोलते हैं कॉर्क, ऐसे इस टाइप से। अब इस बार्क के बीच में तुम्हें होल्स दिख रहे हैं, गैप दिख रहा है, यहाँ छोटे 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 होल्स होते हैं जो तुम्हें नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, इनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो वुडी स्टेम लेंटिसेल्स से रिस्पायर करती है। दीज आर होल्स इन्वॉल्व्ड इन द गैसियस एक्सचेंज। और ये क्या है बच्चों, ये क्या है, बार्क या फिर कॉर्क। क्लियर? So this is how gaseous exchange takes place in the plants as well as in other organisms, जो हमने पढ़ा था। सबसे पहले we started about humans। humans का कैसा हो जाएगा, lungs के थ्रू है तो pulmonary respiration हो जाएगी, ठीक है। डायफ्राम की अगर कोई शेप पूछे तो कैसी हो जाती है, डोम शेप्ड, ठीक है। फिर हमने इसके पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। फिर हमने क्या किया, हमने देखा बाकी ऑर्गेनिजम्स किस किस मेथड से रिस्पायर कर सकते हैं। तो दिस इज द एंटायर स्टोरी फॉर द प्लांट्स एज वेल एज अदर ऑर्गेनिजम्स। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट एक्सक्रीशन। तो तुमने जो भी खाया पिया पचाया यूज किया, और उसके बाद जो वेस्ट बना उसको कैसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है, वेस्ट को बाहर कैसे निकाला जाता है, वो हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट विच इज योर एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले बच्चों एक्सक्रीशन की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। तो एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ फ्रॉम आवर बॉडी। बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस का जो रिमूवल होता है उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब इस वेस्ट सब्सटेंस में क्या क्या सब्सटेंसेस आते हैं उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, जैसे कि अपना वाटर, जैसे अपना CO2, जैसे अपना लैक्टिक एसिड, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट एटसेट्रा। थोड़ा सा मैं टारगेट करना चाहूंगी इस वाले वर्ड को, नाइट्रोजनस वेस्ट वाले वर्ड को। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है बच्चों, ऐसे वेस्ट विच आर रिच इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से बने हुए जो वेस्ट होते हैं, एक्सेसिव नाइट्रोजन जिनमें होता है, उन्हें बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। सो ये नाइट्रोजनस वेस्ट के 3 एग्जाम्पल्स हैं। वी हैव 3 एग्जाम्पल्स। एक आता है अमोनिया, एक आता है यूरिया, और एक आता है यूरिक एसिड, ठीक है। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो जो अमोनिया ज्यादातर सिक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक, जो यूरिया ज्यादा सिक्रीट करते हैं वो यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड ज्यादा सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। तो अमोनिया एक्सक्रीट करने वालों को मैंने क्या नाम बताया, अमोनोटैलिक। यूरिया एक्सक्रीट करने वालों के लिए मैंने क्या नाम बताया, यूरियोटैलिक। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वालों के लिए मैंने क्या नाम बताया, यूरिकोटैलिक। तो हम इनमें से किस कैटेगरी में है, वी आर द एग्जाम्पल ऑफ यूरियोटैलिक। तो यूरियोटैलिक का एग्जाम्पल आ जाता है ह्यूमंस। बस ह्यूमंस के बारे में पता होना चाहिए, बाकी तो क्या ही है एग्जाम्पल ह्यूमंस। मेजॉरिटी जो पानी में रहता है वो अमोनोटैलिक होते हैं, और जिनको अपनी बॉडी को लाइट वेट का रखना होता है जैसे कि बर्ड्स, वो यूरिकोटैलिक होती है, ठीक है। तो यूरियोटैलिक होते हैं, हम इतना हमें समझ में आना चाहिए। अब यहीं से हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक सेकेंड, इसे डिलीट करती हूँ। यहीं से हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो अब हमारे पास क्या होता है, बीन शेप्ड की ग्लैंड, बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है विच इज किडनी।
ठीक है, बीन शेप्ड के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये रीनल आर्टरी, इसके पैरेलल साइड रन करेगी रीनल वीन। ऐसे, ठीक है। इसके अलावा नीचे प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर विथ यूरेथ्रा, ऐसे। तो यहाँ पे पैरेलली रन करते हैं दो ट्यूब्स लाइक दिस, ऐसे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पर थोड़ा सा लेबलिंग कर दी जाए। ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसे कहा जाता है रीनल आर्टरी। दिस इज रीनल वेन, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी किडनी। शेप कैसी है, पेन शेप्ड। ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज यूरेटर, दिस पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। ये लेबलिंग तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, ठीक है। बाकी तुमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक चीज पढ़ी थी कि हमारी किडनी के ऊपर समोसे जैसी ग्लैंड्स होती है। मैं वाइट से बना देती हूँ, यहाँ ऐसे। क्या है ये, एड्रीनल ग्लैंड है ना। ये इधर एक्सक्रीटरी सिस्टम का तो पार्ट नहीं है, बट मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दूं तुम लोगों को, ऐसे, ठीक। तो इसको अलग कलर से लेबल कर देते हैं। दीज आर एड्रीनल ग्लैंड। कहाँ होती है, सिचुएटेड अबव किडनी। हमें ये भी पता होना चाहिए कि किडनी आगे की तरफ प्रेजेंट होती है या पीछे की तरफ। तो बच्चों किडनी होती है डॉर्सल, पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, आगे की तरफ प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा, ये जो राइट वाली किडनी है, राइट वाली किडनी थोड़ा सा लो होती है पोजीशन में एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी, क्योंकि राइट साइड में बच्चों लिवर भी होता है, तो लिवर को भी अकोमोडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट में तुम्हारे सामने लिख देती हूँ, राइट किडनी is lower in position to accommodate liver, ठीक है। लिवर को अकोमोडेट करने की वजह से ये लो पोजीशन पे होती है और पीछे होती है डॉर्सल साइड्स पे, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, फिल्टर करना। तो ये सारा काम करने के लिए किडनी के पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जिसे हम नाम देते हैं बच्चों नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो अब इसकी फंक्शनल यूनिट के बारे में बात करते हैं, यानी कि नेफ्रॉन्स क्या है ये। एक सेकेंड, नेफ्रॉन, चलो इस तरीके से। फिर इसको सराउंड करता है एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल। ऐसे, ठीक है। ये है हमारा नेफ्रॉन। अब इसके बाद कहानी यहाँ पे ही खत्म नहीं होती। इफरेंट आर्टरियोल से एक कैपिलरी निकल के जाती है जो ट्यूब्यूल्स को सराउंड करती है,
ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ के अराउंड रैप करी हुई है, उसी तरीके से। ठीक है, ये फाइनल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ क्या होगा, ये जो सबसे ऊपर वाली वेसल होती है इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज efferent आर्टेरियोल। ये बीच में क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। नाउ दिस ट्यूब, ये जो पूरा पिंक कलर का पोर्शन है बच्चों, ये ब्लड वेसल को दिखा रहा है। दिस पार्ट इज द वासा रेक्टा। वासा रेक्टा सराउंड्स लूप ऑफ हेनले। जब तक ये लूप ऑफ हेनले को सराउंड करते हैं तब तक इसको वासा रेक्टा बोलते हैं, और बाकी पार्ट को हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, यानी कि ट्यूब्यूल्स के बाहर मिलने वाली कैपिलरीज। बट दैट वर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एट दिस स्टेज। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को अलग नाम दिया जाता है। फ्रॉम हियर to here it is called as proximal convoluted tubule, यानी कि PCT। यहां से यहां तक का जो पार्ट है इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। यहां से यहां तक का जो पार्ट है इसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि DCT। ठीक है, PCT लूप ऑफ हेनले, DCT। और ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ग्लोमेरुलस को ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का गुच्छा है ये। ठीक है, तो फाइनली हमारा होगा क्या, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आएगा, फिल्टर होके चला जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में। जो ब्लड फिल्टर होके नहीं गया वो वापस चला जाएगा एफरेंट आर्टेरियोल। अब यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल में जो ब्लड इकट्ठा हो गया उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। उसमें कोई भी ब्लड सेल नहीं होता। अगर किडनी में कोई डैमेज नहीं है, खराबी नहीं है, तो कोई ब्लड सेल नहीं होगा, इसलिए उसे नाम दिया जाता है फिल्ट्रेट। अब जैसे ही फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल से इन ट्यूब्स में पास करेगा तो यहाँ पर उसका क्या होता है, उसमें से कुछ चीज़ें रीएब्जॉर्ब की जाती हैं, कुछ चीज़ें सिक्रीट की जाती हैं। जैसे ब्लड में, जैसे ब्लड है, ब्लड में केवल ब्लड सेल्स तो होते नहीं है, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, ग्लूकोज भी होता है, पानी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब फिल्ट्रेट में तो सारी चीज़ें चली जाएंगी, ब्लड सेल नहीं जा पाएंगे। अब इन सारे जो फिल्ट्रेट है उसमें से कुछ चीज़ें काम की होंगी, कुछ चीज़ें खराब होंगी, तो काम की चीज़ों को तो बॉडी वापस पिक कर लेती है, इसे कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन। और जो बॉडी में काम की चीज़ें नहीं है उसको बॉडी सिक्रीट कर देती है, दिस इज कॉल्ड ए सिक्रेशन। तो जब हमारा फिल्ट्रेट पूरा पास करेगा ट्यूब्यूल से होके तो उसमें दो चीज़ें होती है, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, तब जाके फाइनली हमारा यूरिन बनता है। समझ में आया? तो अगर तुमसे कोई पूछे यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन में तीन चीज़ें होती हैं। ये सेम चीज़ है, डिटेल में है क्लास 11th में, बट थोड़ा बहुत तुम्हें अभी भी पता होना चाहिए। एक तो होता है ग्लोमेरुलर लेवल पे फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एक होता है ट्यूब्यूलर री एब्जॉर्प्शन, एक होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो तीन चीजें होती हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। आगे का प्रीफिक्स बता रहा है कि ये चीज कहाँ होगी। रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन विल बी इन द ट्यूबुलर पार्ट एंड फिल्ट्रेशन विल बी इन द ग्लोमेरुलर पार्ट। ठीक है, अब आगे की कहानी समझते हैं। आगे की कहानी क्या होती है, ध्यान से सुनना। प्रोसेस, हमारा हार्ट है, ठीक है, और यहाँ हमारी किडनी है। किडनी के अंदर वी हैव
afferent arteriole, and we have efferent arteriole, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस, बोमेंस, बोमेंस, ये देखो कैम्स, ट्यूब्यूल्स। देखो पाथवे कैसे फॉलो होगा, पाथवे ऐसे फॉलो होगा, हार्ट ने ब्लड निकाल के दिया किडनी को, किडनी के अंदर गया नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल ने दिया ग्लोमेरुलस को, और ग्लोमेरुलस से लौट के ब्लड आ गया एफरेंट आर्टरियोल और वहां से चला जाएगा बाहर। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी, इसमें से कुछ ब्लड आगे फिल्टर होके चला जाएगा बोमेंस कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल के बाद वो ब्लड जाएगा ट्यूब्यूल्स, और ट्यूब्यूल से बाहर चला जाएगा और उसको हम नाम देंगे यूरिन। है ना, कोई दो राह नहीं है इस चीज में। अब तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। देखो हार्ट क्या होता है, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है अपने 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 ऑर्गन से बाहर, यानी कि इट रीड्स टू 5 लीटर ब्लड पर मिनट। किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना, है ना, प्यूरिफाई करना इस ब्लड को। तो अब इस 5 लीटर ब्लड में से किडनी के पास जो भेजा जाता है वो भेजा जाता है केवल और केवल 1 लीटर पर मिनट। 5 लीटर ब्लड निकाला था हार्ट ने, उसमें से केवल 1 लीटर किडनी को दिया, क्योंकि एक टाइम पे ये सारा 5 लीटर नहीं दे सकता कि तू 5 लीटर ले जाके फिल्टर कर दे। बाकी ऑर्गन्स के पास क्या हो जाएगा, बाकी ऑर्गन्स के पास तो कमी आ जाएगी ब्लड की, इसलिए इसने 1 लीटर दिया। अब ये सेम 1 लीटर चला गया एफरेंट आर्टरियोल के पास 1 लीटर पर मिनट, है ना, और ये सेम गया ग्लोमेरुलस के पास। अब करके बोमेंस कैप्सूल में जो डाला वो डाला 125 ml पर मिनट। समझ में आया, हार्ट ने 1 लीटर ब्लड दिया किडनी को, किडनी ने 1 लीटर ब्लड अंदर भेजा, ये 1 लीटर ब्लड गया ग्लोमेरुलस के पास, और ग्लोमेरुलस ने 125 ml ब्लड बाहर भेजा बोमेंस कैप्सूल में। ये जो है अमाउंट, इसे कहा जाता है फिल्ट्रेट, क्योंकि फिल्टर होके आया है। अब बाकी बचा कितना जो ये वापस भेजेगा, ये हो जाएगा 875 ml पर मिनट, ये किडनी बाहर भेज देगी, अनफिल्टर्ड ब्लड है। अब ये 125 ml पर मिनट है, अगर मैं पर डे के टर्म्स में इसको बताऊं तो ये होता है 180 लीटर पर डे। लेकिन हमारा जो यूरिन बनता है बच्चों, ये यूरिन बनता है 1 to 1.5 लीटर पर डे, इतना यूरिन बनता है। यानी कि तुमने यहां से यहां जंप मारा है, 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट से 1 लीटर यूरिन बन रहा है, यानी कि यहां पर 99.9% रीएब्जॉर्प्शन हुआ है। किसका, पानी का। समझो दोबारा ये थ्योरी क्या चल रही है, हार्ट ने 5 लीटर ब्लड निकाला पर मिनट कि भाई इस ब्लड को सारे ऑर्गन्स तक बांट दो। अब एक बार में सारा ब्लड तो सारे एक ही ऑर्गन को नहीं दिया जा सकता, तो किडनी के पास आया इसमें से 1 लीटर ब्लड पर मिनट। अब ये ब्लड जाएगा नेफ्रॉन के पास, क्योंकि इसी ब्लड से यूरिन निकालना है, तो नेफ्रॉन में गया एफरेंट आर्टरियोल, फिर ग्लोमेरुलस के पास गया, ग्लोमेरुलस कुछ ब्लड तो आगे फिल्टर कर देगी, कुछ ब्लड एफरेंट को देगी, तो ग्लोमेरुलस ने जो फिल्टर किया वो बचा 125 ml पर मिनट, और 875 ml इसने दे दिया किसको, एफरेंट आर्टरियोल को। ये पर मिनट की बात है, अगर पर डे का कैलकुलेशन करें तो ये होता है 180 लीटर पर मिनट। लेकिन इस फिल्ट्रेट से यूरिन जो बनता है वो बनता है 1 लीटर पर डे। ठीक है, यानी कि इसका ये 1% है लगभग, तो 99.9% तो फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। तो यानी कि ट्यूब्यूल्स में दो चीजें हो रही हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, और सबसे ज्यादा हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन। काम की सारी चीजें, चाहे वो पानी हो, ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, सोल्यूट हो, उनका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, तब जाके इतना कम यूरिन हमारा बनता है।
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यूरिन का जो पीएच होता है वो होता है एसिडिक 6.0। क्लियर? समझ में आया है ना? बिल्कुल आ गया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। किडनी का काम क्या है? यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना, है ना? किडनीज का काम है यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना। लेकिन अगर मान लो किसी इंसान की किडनी खराब हो गई तो यूरिया बॉडी से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, और ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, उसके ब्लड में यूरिया की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस बीमारी को भी एक नाम दिया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज यूरेमिया। तो इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट persons suffering from uremia. What is uremia? Increase in urea concentration in blood. ब्लड के अंदर यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ब्लड से पहले किडनी में जाता था, अब किडनी में तो नहीं जा पा रहा, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, तो ऑटोमेटिकली इट्स कंसंट्रेशन विल राइज इन द ब्लड। ठीक है? तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक इंसान है, दुखी है, ये इसके हाथ है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा दुखी है। अब इसके हाथों में एक आर्टरी होगी और इसके हाथों में एक वेन होगी। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरा, यहां पर होता है एक हीमोडायलिसिंग चैम्बर, ऐसे, और इसके अंदर होता है एक ट्यूब। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, रुको। इस टाइप से, ठीक है। ये जो ट्यूब होता है इसे कहा जाता है सेलोफेन ट्यूब, और इस सेलोफेन ट्यूब के बाहर एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, हम पेट्री के थ्रू ब्लड निकालेंगे और ब्लड को एंटर कराएंगे सेलोफेन ट्यूब में। ठीक, सो ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम एन आर्टरी और इसको भेज दिया गया कहाँ पे? सेलोफेन ट्यूब में। ये इसके बाहर जो फ्लूइड है इसे कहा जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड। इस डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं होता, बाकी सारी इसकी मिनरल कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा जैसी होती है। सेलोफेन ट्यूब कैसी होती है? सेमी परमिएबल, पोरस। ठीक है, तो होगा क्या, जब ब्लड हमारा पास करेगा थ्रू दीज ट्यूब्स, पास किया, पास किया, पास किया, पास किया, तो मूवमेंट के टाइम में इसमें से जो भी यूरिया है वो सारा यूरिया कहाँ आने लगेगा? बाहर, डायलाइजिंग फ्लूइड में। क्या आ रहा है? यूरिया।
वो भी पैसिव डिफ्यूजन से। क्यों? क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड में तो यूरिया है ही नहीं, तो ब्लड के अंदर जो भी यूरिया है वो बाहर आ जाएगा। पैसिव डिफ्यूजन, इसलिए तो हमने डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं रखा ना, ताकि यूरिया पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ जाए। तो फाइनली अब यहाँ से ब्लड जो बाहर आएगा, दिस ब्लड विल बी फ्री फ्रॉम यूरिया, और इसे भेज दिया जाएगा कहाँ? पेशेंट की वीन में। सो दिस ब्लड इज सेंट टू पेशेंट वीन। ब्लड free from urea is sent back to patient's vein। आया समझ में? ये जो पूरा चैम्बर है जो डायलिसिस कराया है, इसे कहा जाता है डायलाइजिंग चैम्बर। इसे कहा जाता है डायलाइजिंग चैम्बर। This is called as dialyzing chamber, और इस फ्लूइड को हम वापस से रिफिल कर सकते हैं। तो ये डायलाइजिंग चैम्बर जो है, इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल एक किडनी की तरह ही काम कर रही है। लेकिन पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे दो चीजें नहीं होती। दो चीजें क्या क्या है वो चीजें? वेरी इंपॉर्टेंट। नो रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। नो रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन occur in hemodialysis। तुमने देखा फिल्ट्रेशन तो हुआ, यूरिया तो बाहर पास ऑन हुआ, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन नहीं हुआ। सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल किडनी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, और इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है? किन लोगों के लिए ज्यादा एडवांटेजियस है? जिन लोगों की बॉडी में यूरिया की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ब्लड में। ठीक, समझ में आया? अब अगर हम बात करें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की, प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट्स का एक्सक्रीशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पानी का स्प्लिटिंग होती है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन बनता है, तो वो ऑक्सीजन तो ऐसे चली जाती है मेसोफिल सेल से डिफ्यूजन के थ्रू या स्टोमेटा के थ्रू चली जाती है। इसके अलावा मान लो प्लांट्स में एक्सेसिव पानी है, तो वो पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू चला जाता है, वाटर लॉस थ्रू द लीफ सरफेस यानी कि स्टोमेटा का यूज़ करके। अगर मान लो प्लांट्स में फिर भी कोई वेस्ट बचता है तो अपने वैक्यूल्स में डाल देते हैं। प्लांट्स की कोई पत्ती गिरने वाली है, कोई कचड़ा प्लांट की बॉडी में है, तो उस पत्ती में डाल देते हैं, ताकि पत्ती के गिरने के साथ साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट भी चला जाए। इसके अलावा प्लांट्स कुछ गम्स, रेजिन्स, टैनिन्स, लेदर तो क्या ही हो गया, लेटेक्स, ये सारी चीज़ें भी प्रोड्यूस करते हैं और इनको स्टोर कर देते हैं जाइलम में। तभी तुमने देखा होगा ना, प्लांट की कभी लीफ को तोड़ते हैं, स्टेम को तोड़ते हैं, तो व्हाइट कलर का फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ऑक्सीजन is excreted by stomata. Excessive water by transpiration. Some waste is stored in cellular vacuoles, वैक्यूल्स में स्टोर कर दिया जाता है। इसके अलावा some waste is stored in leaves that are to fall off। जो गिरने वाली पत्तियां हैं, ओल्ड पत्तियां हैं, उनके अंदर भी भेज दिया जाता है कि भाई तुम गिर रहे हो तो इनको भी ले जाओ। दूसरा, सम सब्सटेंस लाइक रेजिन, टैनिन,
rubber is stored in, कहाँ स्टोर कर दिया जाता है इसको? ओल्ड जाइलम में। तो प्लांट्स के पास एक तरीका नहीं है, प्लांट्स के पास बहुत सारे तरीके हैं जिनसे उनका एक्सक्रीशन हो सके। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे फाइनली एक्सक्रीशन हो। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे डोरा द एक्सप्लोरर्स को एक्सप्लोर करने में मज़ा आया होगा और डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप हुआ होगा। तो ऐसे अगर तुम्हें सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो डू वॉच द सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, और इससे रिलेटेड जो भी PDF है, जो भी कंटेंट है बच्चों, सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।